Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Myself Wahid Ahmed. Today we discuss about brief psychotic disorders. Welcome to the Learner Academy. ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर जो है उसमें डिल्यूनियल एंड हेलुसिनेशन जो होते हैं ये साथ साथ चलते रहते हैं, क्योंकि कोई भी साइकोटिक डिसऑर्डर है इसमें इन सिम्टम्स का होना लाजमी होता है। अब एक टाइम में डिलीनियंस, हेलुसिनेशन और डिसऑर्गेनाइज स्पीच में इन तीनों में से एक लाजमी होगी, और उसका टाइम पीरियड जो है वो 1 डे से 1 मंथ से कम होगा। अगर वो 1 मंथ तक चला गया तो उसका वो क्राइटेरिया जो है वो मैच नहीं करेगा। फ़र्ज़ आया कि एक सिम्टम्स है और वो है डिलीनियंस की, वो 1 महीना तक रहते तो वो फिर ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर नहीं रहेगा, बल्कि वो डिल्यूनियल डिसऑर्डर बन जाएगा। क्यों? क्योंकि वो क्राइटेरिया उसका मीट नहीं कर रहा। अब 1 से 28 दिन, 29 दिन तक अगर ये प्रॉब्लम रहती है तो हम कहेंगे कि ये ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर है। अगर ये आया कि 1 महीना या उससे ज़्यादा हो जाता है तो ये हम इसको डिल्यूनियल डिसऑर्डर के नाम से कहेंगे। उसके अलावा अगर ये प्रॉब्लम सब्सटेंस मेडिकेशन की वजह से होगी तो हम इसको जो है ब्रीफ साइकोटिक का नाम नहीं देंगे। हो सकता है कि किसी मेडिकेशन की वजह से डिल्यूजन, थॉट्स, हेलुसिनेशंस, इन चीज़ों का सामना कर रहा हो। फिज़िकल एग्जामिनेशन और लेबॉर्ट्री जो है फील्ड्स, उनसे जो हमें एक्सपेरिमेंट एग्जामिनेशन, फ़िज़िकल एग्जामिनेशन मिलेगा तो उससे हम क्लियर कर सकेंगे कि आया कि ये ब्रीफ साइकोटिक है या किसी और मेडिकली या मेंटली इलनेस की वजह से ये सारी सिचुएशन पैदा हुई है। उसके अलावा साइकोटिक डिसऑर्डर, इसमें जो है ये सिग्निफिकेंट, मेंटली सिग्निफिकेंट डिसऑर्डर है, क्लिनिकली सिग्निफिकेंट होना चाहिए ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर को। उसके अलावा साइकोटिक जो है वो किसी और मेडिकल कंडीशन की वजह से ना हो, आया कि ट्यूमर्स, इन्फेक्शन, मिग्रेन और पैथोलॉजिकल कोई इशू हो तो उस वजह से हम जो है इसको साइकोटिक में नहीं लेके आएंगे। उसके बाद है कैटाटोनिया, उसमें ये कलेक्टिवली होता है बिहेवियर। उसके अलावा क्लिनिकल पिक्चर्स ऑफ सिम्टम्स अगर हों हमारे पास, क्लिनिकली जो है एक चीज़ डायग्नोज हो चुकी हो तो हम इस चीज़ को नाम देंगे। इसके आगे जो है मुख्तलिफ टाइप्स हैं। कैटालेप्सी है जिसमें म्यूटिज़म है, नेगेटिविज़म है, पोस्चरिंग है, एगिटेशन है, ग्रूमिंग है। ये चीज़ें कुछ सिम्टम्स, ये आगे इसकी फर्दर जो हैं कुछ टाइप्स हैं। उसमें से आगे जो है कैटाटोनिया के बाद अनऑर्गेनाइज स्पीच, उसमें जो फुल क्राइटेरिया है वो मीट नहीं करना चाहिए। अगर क्राइटेरिया फुल मीट कर जाए, अनस्पेसिफाइड जो होते हैं जिनमें वो बाकी क्राइटेरिया अगर को मीट कर जाए, अगर टाइम पीरियड 1 से 1 मंथ तक है तो हम उसको कह देंगे कि ये डिल्यूजनल हो सकता है, इसे ब्रीफ साइकोटिक हो सकता है, शीज़ोफ्रेनिफॉर्म हो सकता है, शीज़ोफ्रेनिया, उनके टाइम पीरियड के मुताबिक। लेकिन इसमें अनस्पेसिफाइड में टोटली भी क्राइटेरिया बिल्कुल मीट नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर क्राइटेरिया मीट कर जाएगा तो वो दूसरे डिसऑर्डर की शक्ल अख्तियार कर जाएगा, और अगर उसकी सिम्टम्स क्राइटेरिया उसका मीट नहीं करता तो हम उसको अनस्पेसिफाइड में कहते हैं। अनस्पेसिफाइड वो होते हैं जिनमें क्राइटेरिया जो है वो टोटली मीट नहीं किया होता। उसके अलावा इसकी जो एटियोलॉजी है, कॉजेज़ इसकी क्या हैं कि ये क्यों होता है, इसमें जेनेटिकली फैक्टर्स होते हैं। अब हो सकता है कि ट्विंस जो हैं, अब उनके पेरेंट्स में ट्विंस में जो है ये 5% ज़्यादा चांसेस होते हैं। उसके अलावा ये साइकोलॉजिकल इशू हो सकता है, डेवलपमेंटल हो सकता है, फंक्शनल प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये था ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर। इसमें डिलीरियंस, हेलुसिनेशन और डिसऑर्गेनाइज स्पीच, इन तीनों में से एक का होना लाजमी है, जिसमें इसका टाइम पीरियड 1 दिन से लेकर 1 महीने से कम होगा। वो 2 वीक्स पर मुश्तमिल हो सकता है, वो 1 वीक पर मुश्तमिल हो सकता है, जिसमें वो 1 दिन भी हो सकता है, लेकिन वो डेली कंटिन्यूसली चलता रहेगा। अब ये प्रॉब्लम सब्सटेंस मेडिकेशन की वजह से ना हो सकता है कि कोई वो मेडिकेशन यूज़ कर रहा हो जिसकी वजह से वो बाद वक़्त हो सकता है कि क्लाइंट जब मेडिकेशन यूज़ करता है तो वो हेलुसिनेशन का शिकार हो जाता है। उसके अलावा जो है लेबॉर्ट्री फील्ड्स, उसकी वजह से लेबॉर्ट्री अगर ये एक्सेप्ट, मतलब कि एक्सपेरिमेंटेशन के बाद अगर वो रिज़ल्ट दे दे कि आया कि इसको ये प्रॉब्लम है, मेडिकेशन यूज़ कर रहा था, तो हम इसको ब्रीफ साइकोटिक में कंसिडर नहीं करेंगे। और उसके अलावा साइकोटिक डिसऑर्डर जो है ये क्लिनिकली सिग्निफिकेंट होता है। उसके जो जिस बंदा का जो क्लाइंट होता है ना, उसकी जो है सोशल है, इकोनॉमिकली है, सोशल, और जो मतलब कि एकेडमिकल लाइफ है उसकी वो डिस्टर्ब हो चुकी होती है। उसके तमाम लाइफ के जो पार्ट्स हैं वो काफ़ी हद तक डिस्टर्ब हो चुके होते हैं इस इलनेस की वजह से। इसके जो सिम्टम्स हैं वो अगर मीट नहीं करती तो हम उसको अनस्पेसिफाइड में लेके जाते हैं।
और इसके अलावा इसकी जो एटियोलॉजी है उसमें जेनेटिक फैक्टर्स हैं। हो सकता है कि जेनेटिकली पहले किसी को था तो उसके बाद वो आगे से आगे शिफ्ट होता गया। उसके अलावा साइकोलॉजिकली डेवलपमेंटली हो सकता है उसका एनवायरमेंटल इशू हो, जहाँ पे वो रह रहा हो वो उस वजह से उसने कोई ऐसा ट्रॉमा फेस किया जिसके बाद वो इस चीज़ से बीमारी का शिकार हो गया और इससे उसका छुटकारा पाना जो है वो मुश्किल बन गया। यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।